हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन एग्रीकल्चर ई प्लेटफॉर्म। स्वागत है आप सभी का। आज का जो हमारा इम्पॉर्टेंट फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, मौसमी के लिए सबसे उपयुक्त मूल व्रंत बताना है, यानी क्या बतानी है, रूट स्टॉक बतानी है आपको मौसमी की सबसे उपयुक्त रूट स्टॉक। अभी यहाँ पे किसी उसका नाम नहीं बोल रखा है कि नॉर्थ के लिए साउथ के लिए सबसे उपयुक्त जो रूट स्टॉक है वो बतानी है। फर्स्ट है जट्टी खट्टी, सेकंड है रंगपुर लाइम या लेमन, और थर्ड है करण खट्टा, और फोर्थ है जम्बरी। अब आप चारों में से बताइए कि सबसे उपयुक्त मूल व्रंत यानी रूट स्टॉक है किसकी, मौसमी की, वो कौन सी है। जट्टी खट्टी की बात करें, देखिए चारों ऑप्शन अच्छे से देखिएगा। जट्टी खट्टी की बात की जाए, इसको सिट्रस जम्भेरी के नाम से भी जाना जाता है, इसका नाम है। और देखिएगा उत्तरी भारत के लिए यानी जो नॉर्थन इंडिया है उसके लिए जो सबसे बेस्ट है उत्तरी भारत के लिए वो है जट्टी खट्टी, ठीक है, सिट्रस जम्बेरी, ठीक है। अब देखिएगा रंगपुर लाइम, रंगपुर लाइम है इसका आंसर कि सबसे उपयुक्त है, जो सबसे उपयुक्त रूट स्टॉक है, मूल व्रंत है, वो कौन सी है, रंगपुर लाइम है। और अगर पूछ लिया जाए दक्षिणी भारत के लिए सबसे उपयुक्त है तो क्या कौन सी होगी, रंगपुर लाइम होगी। थर्ड करण खट्टा जो है ये किसके लिए है, पूर्वी भारत के लिए, ठीक है। तो ये आपका जो आंसर है वो क्या है, रंगपुर लाइम, रंगपुर लेमन है वो जो सबसे उपयुक्त मूल व्रंत है, रूट स्टॉक है मौसमी का, वो रंगपुर लाइम है। अगर राजस्थान या फिर पूरे अपने नॉर्थन इंडिया की बात की जाए, वहाँ के लिए सबसे उपयुक्त है वो कौन सी है, जट्टी खट्टी, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, नीमगिरी जिसे निम्बोली बोला जाता है उसमें एजारडीरेक्टिन की मात्रा कितनी होती है। इसने माइन्यूट फॉर्म बताई है कि कितने अमाउंट में पाया जाता है। एक तो आपको पता है निम्बिडीन पाया जाता है निम्बोली में, है ना। तो दो ये उपयोगी तत्व होते हैं जो किसमें, नीम में पाए जाते हैं। नीम की फैमिली क्या है, मिलिएसी, दैट इज मेलिएसी। और इसका जो उत्पत्ति स्थान होगा वो भी क्या होगा, भारत, ठीक है। और एक तो है एजारडीरेक्टिन और एक है निम्बिडीन, ये दो उपयोगी तत्व हैं जिनके कारण जो उपयोगी भाग बोला जाता है वो क्या है, नीम का। और देखिए इसमें नीम से आप निम्बोली यानी उसका जो फल है वो निम्बोली, उसमें बीज में जो है वो इनकी मात्रा अधिक होती है। और कितनी होती है, 0.1 से 0.2%, 0.30 से लेके 0.35%, 1.2 से 1.3% या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसमें जो होती है 0.30 से लेके 0.35% जो होता है वो निम्बोली में क्या पाया जाता है, एजारडीरेक्टिन पाया जाता है। क्लियर है। अब देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन है, किसान क्रेडिट कार्ड, KCC, ठीक है। दो है इससे, किसान कॉल सेंटर भी है और किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम जो है वो कब स्टार्ट हुई थी, उसकी शुरुआत कब हुई थी। देखिएगा 21 जनवरी 2004 में, अगस्त 1998 में, 2016 में, या 1 जुलाई 2015 में। तो आपको किसका बताना है, किसान क्रेडिट कार्ड का बताना है कि इसकी स्थापना, इसकी शुरुआत कब हुई थी। देखिएगा 21 जनवरी 2004 में किसकी शुरुआत हुई थी, किसान कॉल सेंटर, किसान कॉल सेंटर। इसके नंबर देखिएगा 1800, 180, 1551, ये टोल फ्री नंबर है। और बात की जाए इसकी तो ये 22 लैंग्वेज में, भाषा में बोला, मतलब आपको सेवाएं दी जाती है 22 लैंग्वेजेस में। इसका जो टाइमिंग है मॉर्निंग में 6 AM टू 10 PM नाइट के, ठीक है। ये क्या है, किसान कॉल सेंटर के बारे में है। इसकी स्थापना, इसकी शुरुआत हुई थी 21 जनवरी 2004 में। किसान कॉल सेंटर के बारे में पता लग गया आपको। अब हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है किसान क्रेडिट कार्ड। किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में देखिएगा, अगस्त 1998 में, 1998 में जो शुरुआत हुई थी वो किसकी हुई थी, KCC, दैट इज किसान क्रेडिट कार्ड, ठीक है। क्लियर है। अब देखिएगा 2016 में, पहले 2015 की बात करते हैं। देखिए अब 2015 की बात करते हैं। 1 जुलाई 2015 में कौन सी स्कीम स्टार्ट हुई थी, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। 2015 में सिंचाई करी है अच्छी, तो फिर 2016 में क्या होगा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ठीक है।
ये 2016 में स्टार्ट हुई थी। सिंचाई अच्छी हुई है तो उपज अच्छी होगी, उपज अच्छी होगी तो फिर इंश्योरेंस कराना पड़ेगा, और 2016 में स्कीम ला दी थी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। और 2015 में 1 जुलाई 2015 में जो थी वो थी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इसका जो स्लोगन था वो था हर खेत को पानी, हर खेत को पानी, या फिर 1 ड्रॉप मोर क्रॉप। क्लियर है? ठीक है। अब देखिएगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में क्वेश्चन आता है, और हमने भी पहले रिपीट कर रखा है कि रबी की फसल के लिए जो इंश्योरेंस वो है वो 1.5% है, खरीफ के लिए 2% है, और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए 5% है। क्लियर हो गए सारे आंसर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिएगा। निम्न में से ग्राफ्टिंग की अटैच विधि है। अटैच विधि पूछा है। 2 टाइप की ग्राफ्टिंग मतलब ग्राफ्टेड मेथड होते हैं, एक तो डिटैच होता है और एक अटैच होता है। डिटैच यानी जो साइन और रूट स्टॉक है, साइन को डिटैच करके दूसरे उस पे रूट स्टॉक पे पुट करना। ठीक है। अब देखिएगा निम्न में से ग्राफ्टिंग की अटैच विधि कौन सी है ना। फर्स्ट है सिंपल ग्राफ्ट यानी साधारण ग्राफ्टिंग, वायु दाब विधि यानी एयर लेयरिंग की बात कर रहा है। सी जो ऑप्शन है वो इनार्चिंग है, और साइड ग्राफ्टिंग है। तो इसमें देखिएगा जो अटैच की बात की जा रही है, अटैच जो होता है वो ओनली सिंगल है, कौन सी? इनार्चिंग। ये प्लांट है, ये दूसरा ये मेन है, रूट स्टॉक है, और यहाँ पे दूसरा वाला प्लांट करके और इसको अटैच करके और यहाँ पे बांध दिया जाता है, और जब यहाँ से पौधा निकलेगा उसके बाद इसको सेपरेट किया जाता है, यानी तब तक ये अटैच रहेगा। तो इसलिए इसको जो इनार्चिंग है वो कौन सी है? अटैच है। बाकी सारी जो है ये क्या है? डिटैच ग्राफ्टिंग है और लेयरिंग है। ठीक है। प्याज की नर्सरी में प्रति हेक्टर पौधरोपण के लिए स्थान कितना चाहिए? बताइएगा। प्याज की नर्सरी है उसमें पौधरोपण के लिए प्रति हेक्टर स्थान की आवश्यकता होती है 250 मीटर स्क्वायर, 500 मीटर स्क्वायर, 750 मीटर स्क्वायर, या इनमें से कोई नहीं। 250 मीटर स्क्वायर की बात करें, ये जो है ये है टमाटर, बैंगन, मिर्च। इसमें जो पौधरोपण का है वो कितना है? 250 मीटर स्क्वायर। ठीक है। अब बात कर रहे हैं प्याज में 500 मीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर है। ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिएगा स्टूडेंट, अब हमारा 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? Mn की कमी के कारण कौन सा कायिक विकार उत्पन्न होता है? मैग्नीज की कमी के कारण कौन सा कायिक विकार फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर कॉज होता है? फर्स्ट है आपका मार्स स्पॉट ऑफ पी यानी मटर का मार्स स्पॉट रोग। सेकंड जो है फाला बिलाइट ऑफ शुगर केन यानी गन्ने का फाला बिलाइट रोग। थर्ड जो है वो है ग्रे स्पाइक ऑफ बार्ले एंड ओट। ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो आपको बताना है कि Mn यानी मैग्नीज की डेफिशिएंसी से कौन सा फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है वो कोज होता है। देखिए इंपॉर्टेंट है Mn की डेफिशिएंसी से, तो ये जो तीनों है ना वो तीनों के तीनों मैग्नीज की डेफिशिएंसी से होते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ दीज यानी उपयुक्त सभी। ठीक है। इसको देख लीजिएगा, इंग्लिश में लिखना है फाला बिलाइट ऑफ शुगर के। क्लियर है? ये जो है ये है मार्स स्पॉट ऑफ पी मटर का, ये है ग्रे स्पाइक ऑफ बार्ले एंड ओट। ठीक है। तो ये चारों जो है ये Mn की डेफिशिएंसी से होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है? अगर शारीरिक में आयोडीन की कमी आ जाए तो कौन सा रोग उत्पन्न होता है? फर्स्ट है रतौंधी, सेकंड है बेरी, थर्ड है स्कर्वी और फोर्थ है गलगोटू। ये सब लोगों को आंसर आता है, पर हम रिवीजन के लिए क्वेश्चन बार बार पुटअप करते हैं ताकि कहीं मिस्टेक ना हो जाए। तो चारों ऑप्शन को जब डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में किसी ना किसी सोर्स से पूछ ही लिया जाता है। तो हम देखते हैं इसका आंसर। देखिएगा आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है? सबको पता है इसकी कमी के कारण क्या होगा? गलघोटू, घेंघा रोग बोलते हैं, गोइटर बोलते हैं। ठीक है।
वो हो जाएगा, यानी गला क्या होता है, पूरा लटक जाता है, सूजन आ जाती है, ठीक है, तो गल घोटू, गले में घुटन होती है, ठीक है, स्वेलिंग आ जाती है। अब देखिएगा इसके लिए क्या क्या सबसे ज़्यादा आयोडीन बात की जाए, प्याज में भी मिलता है, भिंडी में भी मिलता है, बैंगन में भी कुछ मात्रा होती है, और हरी जो पत्तेदार सब्जियां होती हैं, हरी पत्तेदार सब्जी, इनमें आयोडीन की मात्रा होती है। और आयोडीन के लिए हम लोग क्या खाते हैं, NaCl, नमक खाते हैं ना, तो वो आयोडीन। तो आयोडीन बात करें, भिंडी का काफ़ी बार पूछा जाता है कि कौन सी सब्जी है जिसमें आयोडीन की मात्रा अच्छी होती है, तो भिंडी में अच्छी होती है, ठीक है। अब देखिएगा रतौंधी की बात कर रहा है, यानी नाइट ब्लाइंडनेस बोला जाता है। ये जो होती है ये किसकी कमी, आयोडीन की कमी से तो गलघोटू हो गया, ये किसकी कमी से होता है, तो विटामिन ए। और विटामिन ए का नाम क्या है, रेटिनॉल, रेटिनॉल और कैरोटीन। इतना हो गया समझ में। विटामिन ए की कमी अगर होगी बॉडी में तो कौन सा डिजीज हो जाएगी, रतौंधी, यानी नाइट ब्लाइंडनेस। रात्रि में दिन छिपने के बाद जो है वो विजिबिलिटी कम हो जाएगी, दिखना कम हो जाएगा, ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस बोला जाता है। विटामिन ए की वजह से होता है। विटामिन ए का जो दूसरा नाम है उसे क्या बोला जाता है, रेटिनॉल या कैरोटीन। अब सबसे ज़्यादा विटामिन ए अगर फल की बात करें तो आम और पपीता, ठीक है, सबसे ज़्यादा अगर फ्रूट में देखते हैं तो आम और पपीते में होता है। और अगर देख रहा है सब्जियों में तो बथुआ, पालक, वह हरी पत्तेदार जो भी सब्जियां हैं पत्तेदार सब्जियों में होता है। बथुए और पालक में, जी हाँ, इनका येलो कलर, हमें पता है येलो कलर कैरोटीन के लिए रिस्पॉन्सिबल। बात की जाए सब्जियों में तो बथुए की और पालक की पत्तियों में बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन ए मिलता है, ठीक है। और अगर सब्जी में बोल दिया जाए तो गाजर हो गई, गाजर में भी कैरोटीन मिलता ही मिलता है, ठीक है। सेकंड हम बात करते हैं बेरी बेरी। ये जो होता है ये विटामिन B1 की वजह से होता है, जिसका नाम क्या है, थायमीन, ठीक है, जिसका नाम क्या है, थायमीन। विटामिन बी यानी बेरी बेरी, B1 बोला जाता है। इसमें क्या क्या खाना चाहिए, मतलब काजू है, अखरोट है, बादाम है, इनकी मात्रा लेनी चाहिए उससे, यानी जो भी ड्राई नट्स है उनकी सेवन करना चाहिए, तो विटामिन B1 की डेफिशिएंसी नहीं होगी और बेरी बेरी डिजीज नहीं होगी, ठीक है। थर्ड है स्कर्वी, ये भी हमें पता है विटामिन सी, ठीक है, की डेफिशिएंसी से। इसका नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड, अम्ल, ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक डिजीज बोला जाता है ना। बात करते हैं इसमें सबसे ज़्यादा विटामिन सी होता है बारबेडस चेरी में, डस्ट चेरी। सेकंड नंबर है आंवला, अमरूद और नींबू, ठीक है। ये देखिएगा सब्जियों में पता चल गया सबसे ज़्यादा जो विटामिन सी होगा वो बारबेडस चेरी में होगा, देन आंवला जिसे इंडियन गूसबेरी बोला जाता है, फिर उसके बाद अमरूद में भी अच्छी मात्रा में विटामिन सी होता है, और फिर नींबू वर्गीय फलों में, ठीक है। और अगर सब्जी की बात की जाए, सब्जी में जो विटामिन सी होगा वो सहजना यानी जो ड्रम स्टिक होती हैं उनमें पाया जाता है। और दूसरे नंबर है जो धनिए की पत्तियां हैं, कोरिएंडर लीव्स हैं, उनमें भी विटामिन सी बहुत अच्छी मात्रा में होता है। तो इसमें क्या आ जाएगा, एक तो ड्रम स्टिक और एक कोरिएंडर लीव, इसलिए बोला जाता है हरा धनिया खाना चाहिए, उसमें विटामिन सी होता है, ठीक है। तो ये चारों ऑप्शन पता लग गए। देखिए आयोडीन की कमी से क्या होता है, गलघोटू होता है, और उसके लिए क्या क्या का सेवन करना चाहिए, मतलब किसमें अधिक, कौन सी सब्जियों में होता है, प्याज में अधिक होता है, भिंडी में अधिक होता है, और उधर बैंगन में अधिक होता है। हरी पत्तीदार सब्जियां हैं उनमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। फिर क्या था आपका, रतौंधी था, यानी नाइट ब्लाइंडनेस था, उसमें विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होता है। विटामिन ए का दूसरा नाम क्या है, रेटिनॉल है, कैरोटीन है। सबसे ज़्यादा जो फलों में बात की जाए, आम और पपीते में विटामिन ए मिलता है, फिर उसके बाद बथुआ है, पालक है, गाजर है, उनमें विटामिन ए की मात्रा पाई जाती है। सेकंड जो है वो क्या है, बेरी बेरी विटामिन B1 की जिसका नाम थायमीन है,
उससे, जैसे काजू है, अखरोट है और ड्राई नट्स हैं, जितने भी बादाम हैं उनका सेवन करना चाहिए, ठीक है। और स्कर्वी डिजीज़ की बात करें तो विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होता है, इसका नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। फलों में बात की जाए तो सबसे ज़्यादा अधिक बारबेडस चेरी में, फिर आंवले में, अमरूद में, नींबू वर्गीय में। और सब्जियों में बात की जाए तो ड्रम स्टिक जो होती है, सहजना की फलियां होती हैं और धनिए की पत्ती में अधिक मात्रा में पाया जाता है। सारे क्वेश्चन रिकॉल हो गए हैं, रिवीजन हो गया है, इनमें से एक ना एक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अब देखिएगा लहसुन, गार्लिक का प्रवर्धन किससे होता है? सिंपल क्वेश्चन है। शल्ककंद यानी बल्ब से, क्लोव से, या फिर रनर से, या फिर प्रकंद से। तो ये क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट सबको आता ही है, बट हम यहाँ कुछ एडिशनल चीज़ें भी देख के चलेंगे। क्लोव जो है उससे क्या होता है? लहसुन का प्रवर्धन होता है, ठीक है। अब देखिएगा क्लोव जो है वो क्या है? तो ये है रूपांतरित पत्ती व तना। बट बात की जाए किसकी, देखिए बल्ब में क्या आता है? प्याज आती है, ये सिर्फ है रूपांतरित पत्ती, ठीक है, ये क्लियर हुआ। रनर्स की बात की जाए, रनर्स जो है ये क्या होते हैं? इसमें बेस्ट एग्जाम्पल है, आपका एग्जाम्पल पूछा जाता है, एक तो है स्ट्रॉबेरी, दूसरा है दूब घास। प्रकंद की बात की जाए, प्रकंद में जो राइजोम बोला जाता है, इसमें आता है हल्दी, अदरक, ठीक है, एक्सेट्रा। तो ये सारे इसके एग्जाम्पल है, यानी प्रकंद जो है वो हल्दी, अदरक वगैरह हो गए। बात की जाए रनर्स की, स्ट्रॉबेरी और दूब घास है। शल्ककंद यानी पत्तियों का रूपांतरण होता है, प्याज है। क्लोव जो है इसमें क्या आया जाता है? लहसुन, ठीक है, इंपॉर्टेंट थी। अब देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन है, लवणीय क्षारीय मृदाओं के लिए उपयुक्त सिंचाई की विधि है ड्रिप इरिगेशन यानी बूंद बूंद सिंचाई विधि, दूसरा है स्प्रिंकलर यानी फवारा विधि, तीसरा है मिनी स्प्रिंकलर या फिर ऑल ऑफ दीज। इनमें से आपको बताना है किसके लिए लवणीय व क्षारीय मृदाओं के लिए सबसे उपयुक्त जो सिंचाई की विधि है वो कौन सी है। तो इसमें सबसे उपयुक्त जो है वो कौन सी है? बूंद बूंद सिंचाई विधि, ड्रिप इरिगेशन। और अगर पूछ लिया जाता कि समानांतर जहाँ अनड्यूलेटेड लैंड होती है, यानी समान रूप से इक्वल लैंड नहीं होती है, उबड़ खाबड़ जमीन के लिए जो सबसे उपयुक्त विधि है वो कौन सी है? फिर आंसर आता है स्प्रिंकलर। और अगर आपसे पूछ लिया जाए नर्सरी में अगर सिंचाई करनी है उसके लिए उपयुक्त विधि, तो वो मिनी स्प्रिंकलर आ जाएगी। इसकी हाइट छोटी होती है, छोटे छोटे पे ये वहाँ पे कवर कर लेती है, ठीक है। राजस्थान में नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में गन्ने के उत्पादन में कौन सा जिला अग्रणी है? यहाँ पूछा है किसका? गन्ने का। शुगर केन के लिए ये नए डाटा हैं, बिल्कुल सही ऑथेंटिक चीज है। देखिएगा टोंक, बांसवाड़ा, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, इन चारों में से गन्ने के उत्पादन में कौन सा राज्य कौन सा जिला है वो अग्रणी में है, ठीक है। फर्स्ट है टोंक। देखिएगा टोंक जो है वो उड़द की दाल जो है उसके उत्पादन के लिए सबसे अग्रणी में है, ठीक है। मैं सिर्फ एरिया नहीं बता रही हूँ, मैं प्रोडक्शन बता रही हूँ, उत्पादन बता रही हूँ। बांसवाड़ा जो है वो किसके लिए? अरहर की दाल के लिए। पिजन पी, ठीक है, कैजेनस कैजान, पिजन पी के लिए। ब्लैक ग्राम यानी विग्ना मूंगो। अब देखिएगा श्री गंगानगर, आंसर क्या है? श्री गंगानगर। सबसे ज्यादा जो गन्ने का उत्पादन करने वाला जिला है राजस्थान में वो है श्री गंगानगर। और लास्ट ऑप्शन हनुमानगढ़ का बचता है, तो ये किसके लिए है? कपास के उत्पादन में सबसे अग्रणी में जो जिला है वो है हनुमानगढ़। सारे क्वेश्चन हो गए हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। किसी ने रिक्वेस्ट की थी कि मैम थोड़ी देर साइड में हो जाया कीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मतलब स्क्रीनशॉट के लिए टाइम दे दीजिएगा, तो इसलिए आज आपके लिए स्क्रीनशॉट के लिए टाइम दे दिया गया है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच।